नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस ऑफ हॉरर में, जहां मैं आपको सुनाता हूं भूतों की कुछ सच्ची कहानियां जो कि मैं लाता हूं इंटरनेट के आर्टिकल्स और कुछ सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी हुई कहानियों से। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों की कहानी सुनाऊं तो आप लोग अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं abhasin102@gmail.com पे। मैं ज़रूर आपकी कहानी सुनाना पसंद करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। कड़कड़ाती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए सरसराते हुए एक गाड़ी मुर्दा घर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के दोनों ही दरवाजे खुल गए। उसमें से एक औरत प्रियंका और एक आदमी मोहन निकलकर सीधे मुर्दा घर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर रोहित मौजूद था और उसके साथ ही मुर्दा घर का इंचार्ज भी, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। इंचार्ज, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर, ए पागल हो गया है क्या? कैसे बात कर रहा है तू? बच्चा मरा है उनका। इंचार्ज, साहब यहाँ रोज़ किसी न किसी का कोई मरता है, किस किस का ख्याल करूँ? इंस्पेक्टर, चर्बी चढ़ी है तुझे, चल साइड हट। इंस्पेक्टर उन आदमी और औरत से कहता है, माफ़ कीजिएगा, आइए इधर आइए। इंस्पेक्टर माफ़ी मांगते हुए उन्हें सफ़ेद चादर से ढकी लाश के पास ले गया। प्रियंका, आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और अब मुर्दा घर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? विक्रम को तो हम अभी एक हफ्ते पहले हॉस्टल छोड़ के आए थे, वो इतना खुश भी था वहाँ। अब यूँ यहाँ मुर्दा घर में क्या करने आए हैं हम? मोहन, प्रियंका संभालो अपने आप को, इन्होंने बस चेहरा पहचानने के लिए बुलाया है। मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटाई, जिसे देखते ही प्रियंका अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटे की लाश को देखकर मोहन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर ना जाने क्यों मोहन को क्या सूझा कि वो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरेबान को पकड़ते हुए दीवार में सटा दिया। मोहन, बता बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ? बोल, वरना खड़े खड़े तेरी वर्दी उतार दूंगा। मोहन के यूं बदतमीजी पर उतर जाने के बाद इंस्पेक्टर, जो अब तक शांत था, वो एकदम से भड़क उठा। फिर उसने मोहन को हाथों से झटकते हुए कहा, होश में रहकर ज़बान खोलिए मोहन खन्ना। मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डर जाऊँगा। अगर अभी आपने बेटा नहीं खोया होता तो मैं भी आपको बताता कि खड़े खड़े और भी क्या क्या खो सकते हैं। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई है। प्रियंका, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इंचार्ज, मौत का तांडव, मौत का तांडव होता है वहाँ। ये कोई पहली लाश नहीं है जो वहाँ से आई है, पहले भी कई मौत हो चुकी है वहाँ, पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की, मौत ही पाई। इंस्पेक्टर, खन्ना सर, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें जेल तक भी पहुंचाऊंगा, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी हो। इंचार्ज, जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश, बाकी समझदार लोग तो दूर ही रहते हैं वहाँ से। इतना कहते हुए मुर्दा घर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को ये चुनौती भी देता गया। वो क्या, कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन इंस्पेक्टर ने भी ये ठान लिया था कि अब वो सच का पता लगा कर ही रहेगा। इसलिए वो अगले ही दिन हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुंचते ही उसे बहुत अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला एक हॉस्टल कौन बनाता है? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता है? वो भी खन्ना जैसे लोग। हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती है। रोहित हॉस्टल में जा ही रहा होता है कि तभी उसे हॉस्टल का एक चौकीदार रोकता है। चौकीदार, कहाँ चले बाबू? रोहित, हॉस्टल में एडमिशन लेना है। चौकीदार, एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। रोहित, क्या, दिन में कोई काम नहीं होता है? क्यों? चौकीदार, अरे नहीं होता है मतलब नहीं होता है, क्या, क्यों, कैसे, ज़्यादा सवाल ना करो बाबू, चले जाओ। रोहित, बड़े अजीब नियम कानून है। रोहित ने भी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इतने में वो चौकीदार वहाँ से निकल गया। रोहित ने भी सोचा,
अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे दिमाग से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतज़ार करने लगा। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई, पर वहाँ कोई हलचल नहीं हुई। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी घंघोर चादर ओढ़ ली, लेकिन हॉस्टल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। रोहित को अब ये यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, चौकीदार। कहाँ जा रहे हो बाबू, अंदर आओ, एडमिशन नहीं लोगे? रोहित को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था, पर रोहित तो पूरे दिन बाहर बैठा था। फिर वह चौकीदार अंदर कब गया? चौकीदार, ज़्यादा सोचो ना बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। रोहित उस चौकीदार के पीछे पीछे चल देता है, पर गेट से लेकर अंदर रिसेप्शन तक जाते हुए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। सबसे पहले तो रोहित ये देखकर तंग था कि अब तक जो हॉस्टल पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में था, उसके हर कमरे में लाइट जल रही थी और खिड़कियों से परछाई साफ नजर आ रही थी, जैसे अंदर कोई ना कोई है। पर भला ऐसा कौन सा हॉस्टल होता है जहाँ दिन में कोई नहीं और रात में इतनी हलचल? हॉस्टल के रिसेप्शन पर चश्मा लगाए एक मोटा हट्टा कट्टा इंसान बैठा था। चौकीदार साहब, ये बाबू एडमिशन के लिए आए हैं, मैं चलता हूँ दरवाजे पर। रिसेप्शन पर बैठे उस आदमी ने बिना कुछ कहे एक फॉर्म और रूम नंबर 307 की चाबी आगे बढ़ा दी, और रोहित कुछ पूछने को हुआ ही था, उस आदमी ने उंगली से दूर तरफ इशारा किया जहाँ रूल बोर्ड लगा हुआ था। रोहित रूल बोर्ड के पास पहुँच गया। पहले रूल को पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। उस बोर्ड पर पहला रूल था कि यहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखे। दूसरा ये कि भूलकर भी किसी कमरे में ना जाए और ना ही किसी को आने दे। तीसरा ये कि एक बार अपने कमरे में जाने के बाद बाहर ना निकले। रोहित, ये कैसा रूल है? जोर से कहते हुए रोहित जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था, ना ही दूर मेन गेट पर चौकीदार और ना ही रिसेप्शन पर वो आदमी। रोहित बिना कुछ सोचे समझे अपने कमरे की ओर चल दिया। रास्ते में सभी कमरे ऐसे बंद थे जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। फिर वो अपने कमरे 307 में पहुंचकर अपना बैग रखकर अपने कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। तभी बाहर से जोर से किसी की चीखने की आवाज़ आई और रोहित उसी चीख के पीछे पीछे अपने कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसे कोई नहीं दिख रहा था। हॉस्टल की लाइटें अब पहले की तरह शांत नहीं थी, बल्कि थरथरा रही थी। इधर रोहित ये सोचकर हैरान था कि इतनी तेज चीख सुनकर भी सब कुछ शांत कैसे था, कैसे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कोई अपने दरवाजे को खोलने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए रोहित खुद सामने के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। रोहित भाई, मैं रोहित इस हॉस्टल में नया आया हूँ, ज़रा दरवाज़ा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। रोहित तीसरे फ्लोर के अभी कमरों के दरवाजे को आजमा लेता है और कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं होता। फिर अंत में वो एक दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देता है। अंदर कमरे का हाल ऐसा होता है जैसे अंदर आग लग गई हो। ज़मीन पर एक कंकाल पड़ा था जिसका आधा शरीर जला हुआ था। रोहित उल्टे पांव बाहर निकलता है और तभी देखता है कि इस पूरे हॉस्टल में आग लगी हुई है और कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। जिन कमरे में दस्तक देने पर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था, अब हर कमरे में दरवाज़ा खोलने को अंदर से कोई चीख रहा है, मदद मांग रहा है कि दरवाज़ा खोलो। अंदर आग लगी है पर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं था। रोहित ने जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, तभी आग की एक लपट उसकी तरफ बढ़ी और उसे कपड़ों में आग लग गई। रोहित शरीर पर लगी आग की लपटों को बुझाते हुए ऐसे घबराया कि वो कब सीढ़ियों पर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला, और तभी वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे गिर गया। उसके कपड़ों पर लगी आग बुझ गई थी, पर अब वो पूरी तरह घायल हो चुका था। दर्द से कर्राता हुआ रोहित उठ ही रहा था, तभी उसकी नज़र चौकीदार पर गई और वो उसी की तरफ बढ़ गया। रोहित ने उसे आवाज़ भी दी, पर वो पीछे मुड़ ही नहीं रहा था, बस भूत बने आगे को देखता जा रहा था। और उसके आगे एक रिसेप्शन वाले आदमी की आधी जली लाश पड़ी थी। रोहित, चाचा क्या हो रहा है यहाँ? और ये आग यहाँ कैसे लगी? और इन्हें क्या हुआ? अरे किसी को मदद के लिए क्यों नहीं बुला रहे आप? चौकीदार, मदद के लिए बहुत देर हो गई है बाबू, अब तो ये आग रोज चुभन बनकर सीने में जलती है।
इतना कहते ही वो चौकीदार पीछे मुड़ा और रोहित के होश उड़ गए, क्योंकि वो भी बुरी तरह जला हुआ था। रोहित, अरे ये क्या हुआ आपको? चलिए यहाँ से निकलते हैं और हॉस्पिटल चलते हैं। चौकीदार, बाबू, मुर्दा को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। रोहित, मतलब? चौकीदार, मतलब जानना है बाबू? तो ये देखिए फिर। इतना कहते ही चौकीदार रोहित को गिरेबान से पकड़कर उसे कॉरिडोर के सबसे आखिरी कमरे की दीवार पर सटा देता है और फिर हर कमरे से लाशें इसी ज़ॉम्बी की तरह बाहर निकलती हैं और धीरे धीरे रोहित की ओर बढ़ने लगती हैं। पर रोहित दीवार में ऐसे चिपक गया था कि हिल भी नहीं पा रहा था। रोहित, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा मेरे साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? अरे तुमने तो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा जिसे तुमने कल मारा था। चौकीदार रोते हुए बोला, क्यों छोड़ता बाबू, क्यों छोड़ता बताइए, जब हम लोगों को जिंदा जलाकर मारने वाला भी एक बच्चा ही है। बात दरअसल करीब 6 साल पहले की है, जब इस इलाके में सिर्फ एक ही हॉस्टल था, विक्टोरिया हॉस्टल। काफ़ी नाम था इस हॉस्टल का, जिसे देखते हुए किसी और ने भी यहाँ एक नया हॉस्टल खोला जिसका नाम भी विक्टोरिया हॉस्टल रख लिया। और जब पुराने विक्टोरिया वालों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल से आपको सिर्फ एक ही विक्टोरिया हॉस्टल देखने को मिलेगा। उसकी इस बात को सुनकर विक्टोरिया हॉस्टल वाले निश्चिंत हो गए। उन्होंने सोचा वो हॉस्टल का नाम बदलकर कुछ और रख लेंगे। क्या रखेंगे ये अगली सुबह पता चल ही जाएगा। लेकिन उस सुबह से पहले ही रात आई और उस रात विक्टोरिया हॉस्टल में एक नया लड़का एडमिशन लेने आया। रिसेप्शन से उसे कमरे नंबर 307 की चाबी दे दी गई, इस बात से अनजान कि ये लड़का नए हॉस्टल वालों ने भेजा है, जिसने आधी रात से पहले हॉस्टल के सभी कमरों को बंद कर दिया और फिर पूरे हॉस्टल में आग लगा दी, जिसे वार्डन और चौकीदार भी नहीं रोक पाए और सब उस आग में झुलस कर मर गए। अब उन्हें क्या पता था कि कल से सिर्फ एक विक्टोरिया हॉस्टल देखने का ये मतलब था। तब से लेकर आज तक जो भी रात को विक्टोरिया हॉस्टल की तलाश में निकलता है, उन्हें यही विक्टोरिया हॉस्टल मिला और बदले में मिली उन्हें मौत। क्योंकि विक्टोरिया हॉस्टल में जिसने आग लगाई वो तो बच निकला, इसलिए जो भी रात को यहाँ आता है वही विक्टोरिया हॉस्टल में मरे सभी लोगों की नज़रों में उनका हथियारा बन जाता है। और ऐसे में इंस्पेक्टर रोहित के साथ क्या हुआ होगा ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आधी रात का वक्त था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। भीमा रात के वक्त अपने खेतों की सिंचाई करने की तैयारी कर रहा था, मगर उसकी पत्नी नेहा उसे जाने से रोक रही थी। नेहा, अगर आपको अपने खेतों की सिंचाई करनी ही है तो आप सुबह चले जाइए, आधी रात को जाने की क्या ज़रूरत है? आप सुन ही नहीं रहे हैं, कुत्तों के रोने की आवाज़ लगातार आ रही है। भीमा, खेतों को सिंचाई की ज़रूरत अभी है और मैं सुबह जाऊं, मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पूरी फसल खराब हो जाएगी और कुत्ते तो रात को अक्सर ही रोते हैं। नेहा, लोग कहते हैं जब भी रात के समय कुत्ते रोते हैं तो उस जंगल के पुराने खंडर के आसपास कुछ ना कुछ अपशगुन ज़रूर होता है और लोग रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं, जिनका फिर कुछ पता नहीं चलता। भीमा, तुम भी ना नेहा, हद करती हो, मैं इन बातों को नहीं मानता। नेहा, नहीं जी, आप मेरा कहना मानिए, आप आज मत जाइए, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। भीमा, मुझे मत रोको नेहा, मैं अकेला नहीं जा रहा, अपने दोस्त रमेश को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। इतना कहकर भीमा चला गया। सर्द रात में रमेश और उसका दोस्त भीमा खेतों की सिंचाई करने पहुँच गए। ठंड अपने पूरे सबाब पर थी। उन दोनों ने सर्दी से बचाव के लिए आग जला ली थी। वो दोनों उस मनहूस खंडर से ज़्यादा दूरी पर नहीं थे। अचानक उन दोनों के कानों में एक दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर रमेश के तन बदन में डर की एक लहर दौड़ गई। रमेश डरते हुए बोला, भीमा, तुमने कुछ सुना? भीमा, जो अपने नाम की तरह लंबा तगड़ा युवक था, और बोला, हाँ, मैंने भी वो चीख स्पष्ट सुनी है जो उस खंडर की तरफ से आई है। तभी अचानक फिर से बचाओ बचाओ के साथ चिल्लाने और रोने की आवाज़ फिर से सुनाई पड़ी। ये सब सुनकर दोनों चिंतित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी उठा ली और खंडर की ओर चल दिया। रमेश, ये क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? हमें यहाँ से चलना चाहिए,
मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मैं तो वैसे भी आज रात आने के लिए मना कर रहा था। सिर्फ तेरी वजह से यहाँ आया हूँ। भीमा, चल हट डरपोक कहीं का। ज़रा सोच कर देख, और कोई अबला सच में वहाँ पर खतरे में हो तो क्या हम उसकी सहायता नहीं करेंगे? भीमा के इस सवाल से रमेश चुप हो गया और भीमा भागते हुए थोड़ी ही देर में उस भयानक जंगल में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों घने जंगल के बीच खड़े थे। घने कोहरे में वो दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर उस औरत की चीखने की आवाज़ उन दोनों के कान में पड़ी। भीमा और रमेश चीख की दिशा में आगे बढ़ने लगे। वो दोनों थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि तभी सामने से कोई बड़ी तेज से भागता हुआ आया और सीधा भीमा से आकर टकरा गया और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरा। उससे टकराने वाली एक औरत थी। डर के मारे वो भीमा से लिपट गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा, बचा लो मुझे। इतना कहकर वो भीमा के हाथों में अपने होश आवाज़ खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा उसकी खूबसूरती देखकर अपने सुध-बुध खो बैठा और रमेश की तरफ देखते हुए बोला, भीमा जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना ज़रूरी है। रमेश, होश में आ भीमा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ज़रा गौर कर, यहाँ इस औरत के अलावा और कोई नहीं है। भीमा, ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाऊँगा। रमेश, ठीक है, मैं जाता हूँ। रमेश पानी लेने वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से थोड़ी दूर ही वह मनूस खंडर था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं था। रमेश उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचा, अचानक उस खंडर से सैकड़ों घुंघरूओं की आवाज़ आने लगी और देखते ही देखते वो खंडर रोशनी से जगमगा उठा। अचानक रमेश के कानों में भीमा की दिल दहलाने वाली चीख सुनाई दी। रमेश तुरंत भीमा की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही वो भीमा के नज़दीक पहुंचा तो सामने का मंजर देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने एक बेहद डरावने काले चेहरे वाली औरत खड़ी थी और भीमा की मृत खून से लथपथ लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। देखते ही देखते उस भयानक दिखने वाली काली चमड़ी वाली औरत ने भीमा के मृत शरीर से मांस खाना शुरू कर दिया। यह देखकर रमेश की चीख निकल गई। रमेश के भागने से पहले ही अचानक रमेश को काली परछाइयों ने घेर लिया। उन सबके चेहरे बेहद भयानक थे। अचानक वो काली चमड़ी वाली औरत उड़ते हुए रमेश के सीने पर आ बैठी। रमेश की एक दिल दहलाने वाली चीख सन्नाटे को चीरते हुए गई। दूसरे दिन भीमा और रमेश के जंगल में लापता होने की खबर आग की तरह फैल गई। गांव के एक व्यक्ति ने मुखिया जी से पूछा, मुखिया जी, बस बहुत हो गया। जब जब इस गांव के कुत्ते रोते हैं तब तक कुछ अपशगुन होता है। आगे रहने वालों के गायब होने की वारदात हमारे बाप दादा उनके ज़माने से होती चली आ रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कब तक हमारे नौजवान उस खंडर के पास रहस्यमय तरीके से गायब होते रहेंगे? मुखिया, तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी चिंता नहीं है? उस खंडर को तोड़ने की कोशिश 1000 बार की गई है और जब भी उस खंडर को तोड़ा गया है दूसरे दिन खंडर खुद ब खुद अपनी जगह स्वयं बन जाता है। व्यक्ति, तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हम सबको अब इस गांव को छोड़ देना चाहिए। इस राज से अब पर्दा तो कभी नहीं उठेगा। मुखिया, बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए। कुछ ने तो अपनी जान भी गंवा दी, लेकिन इस बार मैंने बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक भैरव को बुलाया है। कहते हैं वो इतने शक्तिशाली है कि भूतकाल और भविष्य में भी आसानी से आ जा सकते हैं। तभी गांव वालों के कानों से तांत्रिक भैरव की आवाज़ टकराई। भैरव, अलख निरंजन। भैरव मुखिया के नज़दीक आकर खड़ा हो गया। मुखिया ने हाथ जोड़कर बाबा को सारी स्थिति बताई। भैरव, रात हो गई है, यह सही समय है, चलो मेरे साथ। और हाँ, इस गांव में जिसके पास जितना पेट्रोल है वो सब ले चलो और सभी गांव वाले इकट्ठे होकर मेरे साथ उस खंडर पर चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले बाबा के साथ उस खंडर में आ गए। तांत्रिक भैरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। भैरव की आंखें बंद करते ही बहुत तेज़ हवा चलने लगी। कुछ देर बाद अचानक भैरव ने अपनी आंखें खोलकर कहा, भैरव, अलख निरंजन। मुखिया, क्या आपने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ देखा? भैरव, हाँ मुखिया, देखा। मैंने भूतकाल में जाकर सब देखा। तांत्रिक भैरव चीख कर बोले। भैरव, कालो,
उसका नाम कालो है। कई वर्षों से यहाँ के नौजवानों को मारकर उसके शरीर के मांस के साथ साथ उनकी हड्डियां तक खा जाती है। तांत्रिक की बात सुनकर सभी गांव वालों की आंखों में दहशत झलकने लगी। भैरव, ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है। वे गांव क्रांतिकारियों के नाम से मशहूर था। उस ज़माने में एक औरत यहाँ इस खंडर में थी जिसका नाम कालो था। कालो एक बेहद सुंदर और ख़तरनाक स्त्री थी। उसने ना जाने कितने अंग्रेज़ अफसरों के साथ नाजायज़ शारीरिक संबंध बनाए थे। कालो काला जादू करने में माहिर थी। शैतान को खुश करने के लिए, सदैव जवान और सुंदर दिखने के लिए वो गांव की औरतों और मर्दों को अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती पकड़कर उनकी बलि दिया करती थी और बलि देकर वो उन सबका कच्चा मांस खा जाया करती थी। जब इस बात की भनक क्रांतिकारियों को लगी तो उन्होंने कालो को दीवार में जिंदा चिनवा दिया। लेकिन कालो अपनी आत्मा का सौदा शैतान से पहले ही कर चुकी थी। मरने के बाद कालो एक शैतान बन गई, लेकिन अब उसका वक्त ख़त्म। इतना कहकर भैरव बहुत तेज़ आवाज़ से मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते अचानक उस खंडर की दीवार फट गई और उसमें से एक भयानक काली चमड़ी वाली औरत बाहर निकल कर आ गई। कालो, कौन है रे तू? लेकिन भैरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बेखौफ होकर कालो के नज़दीक चला गया और अचानक भैरव ने कालो का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने कालो का हाथ पकड़ा, वो बुरी तरह से चीखने लगी। भैरव, सब लोग उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दो। सभी ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और देखते ही देखते वो कालो जलने लगी और भयानक तरीके से चीखने लगी। और फिर कालो धुएं के रूप में परिवर्तित होकर ज़मीन के अंदर समा गई और वो खंडर अपने आप टूटकर नीचे गिर गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ।